हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री शुरू करने के लिए सबसे पहले उसका हम डिफिनीशन देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनमें किसी ऑर्गेनिक ग्रुप का कम से कम एक कार्बन एटम किसी मेटल से बॉन्डिंग डिस्टेंस पर हो या बॉन्ड बनाया हुआ हो, डायरेक्ट लिंक हो उससे, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स तथा उससे संबंधित जो केमिस्ट्री होती है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की इस डिफिनीशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया गया है। उसमें यह कहा जाता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम किसी ऐसे एलिमेंट से लिंक हो, बॉन्डेड हो या बॉन्डिंग डिस्टेंस में हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। यानी कि अगर किसी कार्बनिक ग्रुप का, किसी ऑर्गेनिक ग्रुप का, जिसे लिगैंड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक लिगैंड, उसका कोई कम से कम एक कार्बन एटम किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, बॉन्डेड हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और इनसे रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस तरह से जो लाइटर हैलोजेंस होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एवं जो लाइटर कैल्कोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका अगर कार्बन से किसी कंपाउंड में डायरेक्ट लिंकेज है तो भी वो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है। यहाँ फ्लोरीन की 4.0 है, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.8 एंड आयोडीन की 2.5। इसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन की देखेंगे 3.5, सल्फर की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, फास्फोरस की 2.1। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा है फास्फोरस में, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए इनके साथ अगर कार्बन का कोई डायरेक्ट लिंकेज है भी तो इनको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कुछ कंपाउंड्स को कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है जीसस साल्ट, KPtCl3 C2H4, एक इथाइलिन लिगेंड लगा हुआ है और एक 3 क्लोराइड लिगेंड लगा हुआ है। तो ये जीसस साल्ट ए फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल है। इसमें जो क्लोरीन है तो वहां तो कार्बन होगा नहीं, इथाइलिन ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो डायरेक्ट प्लेटिनम मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से ये है डाईथाइल जिंक, ये फर्स्ट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है जिसको फ्रैंकलैंड ने रिपोर्ट किया था पहली बार। ऑर्गेनोमेटेलिक शब्द भी पहली बार फ्रैंकलैंड ने ही क्वाइन किया हुआ था। तो इसमें जो डाईथाइल है, इसका जो इथाइल ग्रुप जिंक से जो जुड़ा हुआ है वो जिंक के साथ कार्बन एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है डाईथाइल जर्कोनियम और डाई एसीटेट। तो इसमें जो एसीटेट साइड में है वो जर्कोनियम ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है और इधर इथाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो जर्कोनियम से जुड़ा होगा। तो इस साइड से तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं हो रहा है, लेकिन इथाइल ग्रुप के साइड से ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में आएगा। ये टाइटेनियम टेट्राब्यूटाक्सी है, OC4H9। इसमें टाइटेनियम और इस ब्यूटाक्सी ग्रुप के बीच में जो लिंकेज है वो टाइटेनियम और ऑक्सीजन के थ्रू है, कार्बन के थ्रू नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह से ये NiCO4 है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो इसमें भी जो लिंकेज है वो निकिल और कार्बन के बीच में है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में होगा। यानी अदर कार्बोनिल्स, अदर मेटल कार्बोनिल्स जो होंगे वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से यहाँ एक कंपाउंड है, इसको फेरोसिन बोलते हैं। फेरोसिन, ये जो लिगैंड ऊपर दिख रहा है ये
CP साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगैंड है, और यहाँ भी एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगैंड है। तो इसका जो 5 कार्बन होता है सबका सब आयरन से जुड़ा होता है, नीचे वाले का भी 5 कार्बन आयरन से बॉन्डेड होता है, बॉन्डिंग डिस्टेंस पर होता है। तो ये कंपाउंड भी ऑर्गेनोमेटेलिक कैटेगरी में आएगा। यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर लिगैंड का कार्बन एटम मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बाय डिफिनीशन ये फॉलो करते हैं कि इनको ऑर्गेनोमेटेलिक होना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। तो जितने भी मेटल साइनाइड्स हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते। कार्बाइड हैं, यहाँ भी डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड है, लेकिन इन्हें भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते। इसी तरह से ये HgCnO साइनेटो, इनको भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं देते। फेरोसाइनाइड या फेरोसाइनाइड, यहाँ भी डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन इनको भी ऑर्गेनोमेटेलिक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गया डिफिनीशन वाला पार्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन। तो इनका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं इनको। पहला ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी, और दूसरा क्लासिफाई किया जाता है इनको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, इस आधार पर करते हैं। तो पहला वाला देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करने से पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि हैप्टिसिटी होती क्या है। तो हैप्टिसिटी मेटल से जुड़ा हुआ जो ऑर्गेनिक लिगैंड होगा ना, उसके लिए होती है हैप्टिसिटी। एक्चुअली हैप्टिसिटी अगर हम जान जाएंगे तो उस लिगैंड को भी इस हैप्टिसिटी के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो लिगैंड कितने तरह का हो सकता है। तो हैप्टिसिटी देखते हैं क्या है। किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो डायरेक्टली, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होगा, उस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या को हम उस लिगैंड की या ऑर्गेनिक ग्रुप की हैप्टिसिटी कहते हैं। इन जनरल अगर हम बोलें, अगर ये हमारा लिगैंड ऑर्गेनिक ग्रुप ना हो, कोई भी हो, तो जनरलाइज करके अगर बोलें तो मेटल के साथ लिगैंड के उन एटम्स की संख्या जो मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक हों, तो उन एटम्स की संख्या को हम हैप्टिसिटी कहते हैं। तो क्या हो गया, लिगैंड के उन एटम्स की संख्या जो डायरेक्टली मेटल से लिंक हो। वो मेटल एक हो सकता है या एक से अलग भी हो सकता है। तो उन जो लिंकिंग एटम्स होते हैं, लिगैंड के लिंकिंग एटम्स जो मेटल से जुड़े होते हैं, उन एटम्स की संख्या को हम हैप्टिसिटी कहते हैं। हैप्टिसिटी को ईटा या स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ईटा या स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर देखें एग्जाम्पल्स में, ये मेथिल ग्रुप है, ये मेटल से इसका एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए इसको ईटा 1 या H1 से डिनोट करते हैं। जो जनरल अगर इनको डिनोट करेंगे तो क्या करेंगे, ईटा टू द पावर x या H टू द पावर x डिनोट करेंगे, तो यहाँ ईटा 1 या H1 हो जाएगा। और ऐसे लिगैंड को मोनोहैप्टो लिगैंड या जो कंपाउंड बनेगा टोटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसको मोनोहैप्टो कंपाउंड्स बोलेंगे। यहाँ एक देखिए इथाइलिन लगा हुआ है, इथाइलिन का दोनों कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है। वो कैसे बाइंडिंग होती है ये सब अलग चीजें हैं, बाद में देखा जाएगा अगले चैप्टर में। लेकिन इस एग्जाम्पल्स में इथाइलिन के दोनों कार्बन मेटल से डायरेक्टली लिंक हैं, तो इनको डाईहेप्टो कंपाउंड बोला जाएगा, इससे या ये डाईहेप्टो लिगैंड हो जाएगा। इसे ईटा 2 या H2 से डिनोट करते हैं। इसी तरह से ये एक ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH CH2, इसको एलाइल लिगैंड बोला जाता है। इसका तीनों कार्बन किसी मेटल से अगर जुड़ा हुआ है तो ये ईटा 3 या ईटा
ईटा 3 या H3 यानी कि ट्राई हेप्टो कंपाउंड बोला जाता है। ये एलाइल लिगैंड किसी मेटल से एक कार्बन भी इसका जुड़ सकता है किसी मेटल से। जब एक कार्बन इस मेटल का जुड़ेगा तब इसको कैसा बोलेंगे? ईटा 1 बोलेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन एटम मेटल से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है? CH2 है, CH है और फिर यहाँ पर CH2 है और ये मेटल से जुड़ा हुआ है। तो एक ही कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? ईटा 1 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस पर तीनों कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? ईटा 3 या H3 ट्राई हेप्टो कंपाउंड बोलेंगे। और यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रहा है? ये मोनो हेप्टो कंपाउंड की तरह से बिहेव कर रहा है। इसी तरह से ये देखिए 1,3 ब्यूटाडाइईन है ये, इसका जो पाई बांड है वही ब्रेक होकर पाई बांड टूट करके मेटल से जुड़ गया है। तो इसका चारों कार्बन एटम मेटल से जुड़ा होगा तो इसको ईटा 4 या H4 इसका मतलब टेट्राहेप्टो कंपाउंड या टेट्राहेप्टो लिगैंड इसको बोलेंगे और जो टोटल कंपाउंड होगा वो टेट्राहेप्टो कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ये, इसका C5H5 होता है। ये फ्री रेडिकल एक तरह से ये फ्री रेडिकल होता है जिसका पांचों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है। हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड उस पर। तो वो मेटल को सभी पांचों कार्बन इस मेटल को जुड़े रहते हैं तो इसलिए इसको ईटा 5 लिगैंड या पेंटाहेप्टो लिगैंड्स जाना जाता है। तो अगर बेंजीन का सभी 6 कार्बन ऐसे बेंजीन का जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो सब का सब किसी मेटल को डोनेट कर दिया गया है तब इसको क्या बोलेंगे? ईटा 6 हेक्साहेप्टो कंपाउंड हो जाएगा। ये ईटा 6 या हेक्साहेप्टो कंपाउंड हो जाएगा। ये इस तरह से बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन का सभी 6 कार्बन आइटम मेटल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो ईटा 6 हेक्साहेप्टो कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो ये इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन हैप्टिसिटी के आधार पर किया गया है। तो कितने तरह के हो गए ये? लिगैंड भी, आप इसको लिगैंड का क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो हैप्टिसिटी क्या होता है? जनरलाइज करने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द मेटल ऑफ number of carbon atom, number of donating atoms of a ligand which is directly linked to the metal, उसी को बोलेंगे उसको हैप्टिसिटी। और इसके आधार पे क्या हो सकते हैं? मोनोहेप्टो, डाईहेप्टो, ट्राईहेप्टो, टेट्राहेप्टो, पेंटाहेप्टो एंड हेक्साहेप्टो। अदर और भी ज्यादा हो सकते हैं। हेक्साहेप्टो के बाद इसकी हैप्टिसिटी 7 भी हो सकती है, 8 हो सकती है, ऑक्टाहेप्टो भी हो सकते हैं। उनके भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको अलग सेपरेट चैप्टर्स में अलग अलग इनका देखा जाएगा। ये सब की बात डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी के बाद अब हम इन लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं इनका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। तो नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुल 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें क्या इसका कौन कौन से ग्रुप में इनको बांटा गया है? तो पीरियाडिक टेबल को अगर समग्र रूप में हम लोग देखें पीरियाडिक टेबल को, तो इसमें क्या होता है? लगभग सभी एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को एक्सेप्शनली छोड़ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियाडिक टेबल वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो नेचर है, एलिमेंट का जो नेचर है उसका सबका अलग अलग है और इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है, इसलिए उनका नेचर भी अलग है। तो उनकी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इनमें कुल 5 कैटेगरी पाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेटल है और वो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मेटल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और इसमें जो मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो कम होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम अगर है, ये मान लीजिए कि एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड के बीच का वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और पार्शियल क्या है तो एक तरह से कंप्लीट लगभग कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। तो इस पर मेटल पर प्लस चार्ज हो जाएगा और कार्बन पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेंगे इनको क्या बोलेंगे? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे, जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होगा। ये कौन से मेटल बनाएंगे?
एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। लेकिन इसमें लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, हाइड्रोजन तो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, उसका तो अलग बिहेवियर है। तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ आयनिक नेचर का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरह दूसरा जो टाइप है वो कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। तो इसमें क्या होगा, अगर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर कोवैलेंट नेचर का होता है, 100% कोवैलेंट या 100% आयनिक की बात नहीं है, डोमिनेंसी की बात है, जो करेक्टर डोमिनेट करेगा वो माना जाएगा। तो अगर मेटल और कार्बन के बीच में प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट नेचर होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। तो और कोवैलेंट नेचर कब आएगा, जब कार्बन और मेटल के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसा जो होता है, ऐसा पी ब्लॉक के ये एलिमेंट्स करते हैं, जो ये लाल वाली लाइनिंग बनी हुई है, इसमें बोरान और एल्युमिनियम स्पेशल दूसरे टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो इधर साइड में एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनको पहले ही बता दें कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के नाते ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और इधर तो इनर्ट गैस है ही। तो ये इतने जो रेड कलर से खड़ी लाइन में दिखाए गए हैं, ये एलिमेंट आयनिक कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कोवैलेंट होगा, जैसे लेड का एग्जाम्पल हो सकता है, लेड और C2H5, ये पढ़ा भी होगा, टेट्राइथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है पेट्रोल में। अब तो वैसे बहुत कम यूज किया जाता है पोल्यूशन की वजह से, ये टेट्राइथाइल लेड। तो ये इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, कोवैलेंट नेचर की होती है। तो ये कोवैलेंट बनाएंगे। तीसरा जो टाइप होता है वो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड में दो बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा, जब लिगैंड का कार्बन एटम मेटल को डोनेट करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब मेटल से कार्बन की तरफ बैक बॉन्डिंग होगा, कैसे होगा वो बाद में हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर्स में, तो ये पाई बॉन्ड बन जाता है। तो मेटल और कार्बन के बीच में अगर पाई नेचर और सिग्मा नेचर दोनों पाया जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और ये कौन बनाएंगे, मेटल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, लिगैंड द्वारा दिया गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होने चाहिए, और बैक डोनेट करने के लिए क्या चाहिए, इसके पास वो इतने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए कि वो लिगैंड को बैक डोनेट कर सके। और ये सारी कंडीशंस कौन पूरे करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट पूरा करते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह की कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पर जो हरे रंग का ये जो दिया हुआ है, हरे रंग की तिरछी लाइन से जो दिखाया गया है, ये सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। हाँ, एक चीज और, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में लैंथेनाइड्स, जो यह ब्लॉक के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, उनमें से जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होगी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होंगे, तो वो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे, बिल्कुल एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह से। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से ज्यादा होगी वो किस में चले जाएंगे, वो सिग्मा एंड पाई कैटेगरी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे, क्योंकि ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इनके अंदर भी होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चौथा जो टाइप है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स। इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स क्या है, इसमें जितनी बॉन्ड बने हुए दिखते हैं उन बॉन्ड्स में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। जितने इलेक्ट्रॉनों की वास्तव में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक बॉन्ड बनने में अगर लगता है, तो 2 एटम को जोड़ने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ऐसे जितने सेंटर होते हैं उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या नहीं होती है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स उनको कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स कौन कौन से बनाते हैं, ये थोड़ा था ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम, और इधर
बोरान फैमिली में बोरान और एल्युमिनियम। तो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे इनका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे होगा, जब इनका टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चौथा हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पांचवा जो टाइप है वो डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड, यानी कि ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होगा जिसमें डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड जो होगा वो किन्हीं दो एटम्स के बीच में लोकेलाइज्ड नहीं होगा। वो बॉन्ड उन दो एटम्स के अलावा वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे एटम के साथ। सेंट्रल मेटल रहेगा लेकिन उस एक आउटर एटम जो लिगैंड होगा उस लिगैंड के साथ वो बॉन्ड एक टाइम पर रहेगा, दूसरे टाइम पर दूसरे बॉन्ड पे, मतलब दो जगह में वो शिफ्ट होता रहेगा, वो बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड होगा। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसमें मिलेगा उसको बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को बोलेंगे। और इसमें एक एग्जाम्पल है लिथियम, जो कि एल्कली मेटल है। इस एल्कली मेटल का लिथियम ये अलग से रखा हुआ है, ये डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड रखने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाता है। इस तरह से कुल कितने तरह के हो गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर कुल 5 तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन जनरल कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड। डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड कौन बनाता है? लिथियम एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन? सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम और मैग्नीशियम, और 13th ग्रुप का बोरान और एल्युमिनियम। तो ये तो क्लासिफिकेशन आपका हो गया नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स के आधार पर हो गया। इसी प्रकार से इनके क्लासिफिकेशन में दूसरे तरीके भी हैं क्लासिफाई करने के लिए। जैसे अगर एस और पी ब्लॉक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो भी बनाते हैं, एस और पी ब्लॉक के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कह देते हैं? उनको कह देते हैं मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इसमें कौन से आएंगे? एस और पी ब्लॉक के जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे उनको मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। इसी तरह से जो डी ब्लॉक के होंगे उनको डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसी तरह से एफ ब्लॉक में है तो एफ ब्लॉक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या इनर ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, या इनमें भी अगर आप सेपरेट कर देंगे तो क्या कर देंगे? लैंथेनाइट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, लैंथेनाइट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और इधर क्या हो जाएंगे? एक्टिनाइट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऐसे भी क्लासिफाई कर दिया जा सकता है, जिसमें मेन ग्रुप जिसमें कि एस और पी ब्लॉक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आएंगे, और डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इनर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि एफ ब्लॉक के हैं, और इनके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, लैंथेनाइट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड एक्टिनाइट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का डिफिनीशन और उनका क्लासिफिकेशन। समरी के तौर पे डिफिनीशन क्या हो गया? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम किसी ऑर्गेनिक लिगैंड का एक कार्बन एटम किसी मेटल से जुड़ा हुआ हो तो उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे। इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से, मेनली दो तरह से कर दिया जाता है, एक हैप्टिसिटी के आधार पर और दूसरा मेटल और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड होती है उसके नेचर के आधार पर, जिसमें 5 कैटेगरी उनकी बनाई गई है, आप पढ़ चुके हैं। और ऐसे भी इस तरह से भी ग्रुप के हिसाब से भी, पीरियाडिक टेबल की प्रेजेंस के हिसाब से भी जो एलिमेंट है, एलिमेंट की पीरियाडिक टेबल में क्या प्रेजेंस है उसके आधार पर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।